हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शुभ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट से हों, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जो नीलगिरी पहाड़ों ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है लंबाड़ा, ऑप्शन बी है गोंड है, ऑप्शन सी जारवा है और ऑप्शन डी टोडा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा है? तो राइट आंसर इसका होगा टोडा। तो टोडा जो है वह नीलगिरी पहाड़ों में, तो नीलगिरी पहाड़ कहाँ पे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो नीलगिरी पहाड़ी है ये कुछ आदम जातियों का निवास स्थान भी है। ठीक है, इस पर्वतमाला की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह 6,000 से 7,000 फीट तक है। तो नीलगिरी पहाड़ की जो ऊंचाई है वह 6,000 से 7,000 फीट तक है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, तो यह अगर देखा जाए तो यह पूर्ण रूपेण कहाँ पर है अवस्थित है? तो यह केरला है ना, केरल और कर्नाटक का रीजन पर यह अवस्थित है। ठीक है, यह एक पर्वतमाले घनों वन से आच्छादित है। इसमें कहीं कहीं पठार क्षेत्र भी पाया जाता है। यहाँ यही पठार यहाँ रहने वाली जनजातियों का निवास भी है। ठीक है, और यहाँ की जो कुछ और फेमस जनजातियाँ हैं, तो टोडा के अलावा यहाँ पर बड़ागा और कोटा ये भी कुछ जनजातियां हैं जो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी पर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है फाइब्रिन है, सेकंड है सेरिसिन है, थर्ड है कोलेजन है और डी नंबर जो है आपका नेक्टिन है। डी नंबर नेक्टिन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर फाइब्रिन। ठीक है, तो फाइब्रिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण रेशम के जो तंतु होते हैं वह उजले चमकदार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फाइब्रिन में क्या होता है? इसमें फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन में 80% इसमें क्या पाया जाता है? सिल्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिल्क पाया जाता है। ठीक है, से जिसकी वजह से जो रेशम के तंतु होते हैं वह उजले चमकदार दिखाई देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो आपके सामने है ऑप्शन ए बोर्निया है, ऑप्शन बी मेडागास्कर है, ऑप्शन सी न्यू गिनी है और ऑप्शन जो डी नंबर है वह सुमात्रा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वह होगा न्यू गिनी। कौन सा होगा? न्यू गिनी। तो न्यू गिनी द्वीप जो है वह सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो यह न्यू गिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? जो यह न्यू गिनी द्वीप है तो यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अगर इसमें देखा जाए तो बोर्निया, मेडागास्कर, न्यू गिनी और सुमात्रा है। तो जो न्यू गिनी है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जबकि मेडागास्कर द्वीप कहाँ पे है? तो यह हिंद महासागर पर। कहाँ पर है? हिंद महासागर पर है। ठीक है, हिंद महासागर का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप है। और जावा और सुमात्रा है ना, जावा और सुमात्रा ये कहाँ के हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
इसका जो राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट है नाइट्राइट, सेकंड है सल्फाइट, और थर्ड है नाइट्रेट, फोर्थ है सल्फेट। तो किसकी वजह से होता है? तो यह नाइट्राइट के कारण होता है। ठीक है, तो नाइट्राइट के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। यह नाइट्रोजन उर्वरक के अधिक उपयोग करने से होता है। किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन के अधिक उपयोग करने से होता है। ठीक है, उपयोग करने से होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए पायरेक्स कांच है, ऑप्शन बी मृदु कांच है, ऑप्शन सी दुर्गलनी कांच है, ऑप्शन डी फ्लिंट कांच है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दुर्गलनी कांच। कौन सा ऑप्शन होगा? दुर्गलनी कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो प्रकाशिक यंत्र दुर्गलनी कांच के बने होते हैं। जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं वह दुर्गलनी कांच के बने होते हैं, इसलिए इन्हें पोटास कांच भी कहा जाता है। दुर्गलनी कांच को पोटास कांच भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पोटास कार्बोनेट तथा सिलिका मिश्रण को मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको पोटास कार्बोनेट प्लस सिलिका मिश्रण के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है वह उच्च होता है और अति कठोर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयन मंडल है, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल है, ऑप्शन सी समताप मंडल है, और ऑप्शन डी मध्य मंडल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में जो अधिकांश ओजोन गैस होती है लगभग 90%, तो यह कहाँ पे कौन से मंडल में है? तो यह समताप मंडल में है। ओके, जो पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है? समताप मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? तो यह पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है ना? 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, जबकि और यह अधिकतम ऊंचाई पर होती है, अधिकतर जो अगर यहाँ है तो यह 50 किलोमीटर तक, है ना, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैली होती है। ठीक है, ओजोन गैस फैली होती है। तो सबसे ज़्यादा यह कहाँ पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में। ओके, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता के कारण ओजोन परत कहलाता है। शेष 10% ओजोन क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। शेष तो अगर 90% समताप मंडल में पाई जाती है और 10% आपका क्षोभ मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र है तो यह पृथ्वी तथा समताप मंडल के जो बीच है ना, समताप मंडल के बीच क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परतें हैं जहाँ पर अलग अलग कंडीशन, जो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे घटित होती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, तो कब बनाई गई? ऑप्शन ए है 1852 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा वह ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ओके, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ठीक है, तो उपरिसदन एक राज्य परिषद बनाया गया कहलाता, जो 5 वर्ष के लिए होता था। उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। निचली जो सदन थी उसमें केंद्रीय विधानसभा थी। ठीक है, इसमें 2 सदन बनाए गए थे। ठीक है, इसमें एक था
एक था इसमें राज्य परिषद, ठीक है। और जो इसमें सेकंड बनाया गया था वह था केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। तो द्विसदनी बनाई गई थी। जो उच्च सदन था राज्य परिषद और जो निम्न सदन था केंद्रीय विधान परिषद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है 5वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा राइट आंसर? तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा है, ऑप्शन बी बिहार है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह किस राज्य से होकर गुजरती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ पे ऑप्शन बी बिहार और झारखंड है। तो यहाँ पर आज के अकॉर्डिंग देखा जाए वर्तमान में तो यह बिहार से पास नहीं होता, यह झारखंड से पास होती है। ओके, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वह कौन कौन से राज्य हैं? तो वह आपको पहला जो राज्य है वह राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। कुल 8 राज्य ऐसे हैं जो जहां से कर्क रेखा पासेस होती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए है निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका है मध्य पाषाण काल में, ठीक, मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में, ठीक है, अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह आदमगढ़ होशंगाबाद है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, ठीक है, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। ओके, तो ये यहाँ से भी इनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण और 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर और 0 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो यह आपको मालूम होगा कि जो इक्वेटर पास होती है 0 डिग्री, तो यह कहाँ से पास होती है? तो यह भारत के नीचे श्रीलंका के नीचे है ना, भारत और श्रीलंका के नीचे से ये पास होती है। तो भारत के ऊपर से जब 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है तो वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस के मुख्य घटक क्या क्या हैं? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड,
ऑप्शन डी है मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी नंबर। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हैं जो बायोगैस के सबसे मुख्य घटक है। ठीक है, तो इसके अलावा भी जान लेते हैं कि यह पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों एवं कचरे से पैदा की जाती है ना। जितना भी आसपास का कचरा है, कच्चे पदार्थ हैं, उन्हीं के मिश्रण से ये बायोगैस उत्पन्न होती है। तो इसमें कौन कौन से यौगिक शामिल होते हैं? तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो मीथेन है, लगभग 50 से 75% इसमें होती है। इसके बाद CO2 होती है, तो CO2 इसमें जो होती है 25 से 50% होती है। इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसमें होती है 0 से 10%। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन ये भी 0 से 1% होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, सल्फाइड ये 0 से 3% होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन होती है 0% लगभग। तो ये कुछ ऐसे मुख्य घटक हैं जो बायोगैस में पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में जनसांख्यिकी लाभांश की घटना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है कुल जनसंख्या में तीव्र पतन या गिरावट के द्वारा, श्रमजीवी काल या कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी है शिशु मृत्यु दर में गिरावट, ऑप्शन डी है स्त्री पुरुष अनुपात में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, श्रमजीवी काल वाली जनसंख्या में वृद्धि। तो अगर श्रमजीवी काल जनसंख्या वाली आयु में अगर वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा? इससे किसी भी देश का जनसांख्यिकी लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को यह दर्शाता है। यह जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा एवं कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता के अनुपात की परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड जो होता है वह कैसे बनता है? तो वह उल्टा बनता है। ओके, उल्टा बनता है, अर्थात इसका मीन्स क्या हुआ कि कम जनसंख्या आधार से ऊपर की ओर बड़ी जनसंख्या की तरफ से बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी भी है खनिज है, ऑप्शन सी बौद्ध प्रतिमाएं हैं, ऑप्शन डी सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका जो राइट आंसर है वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए है। ओके, तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।